बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। बिलाखिर पुरानी कॉज लिस्ट मनसूख हो गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक कॉज लिस्ट जारी कर दी थी, जिसके मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यह फैसला किया था कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला काजी फाइज ईसा अपने रेगुलर बेंच में बैठ कर सुनाएंगे। काजी फाइज ने जो कॉज लिस्ट जारी की थी उस पर बहुत सवालात उठ रहे थे, बहुत बात हो रही थी। अभी मैंने उस पर वीडियो रिकॉर्ड ही की थी और वीडियो बस पब्लिक होने वाली थी, तो इस दौरान ये नई खबर आ गई। क्योंकि मैं ज़रा वही बातें करता हूँ जो मैंने उस वीडियो में की कि ये काजी साहब ने क्यों किया था, 3 रुकनी बेंच के सामने क्यों लगाया था। लेकिन उससे पहले भी ये बात कर लेते हैं कि अब जो ये नई कॉज लिस्ट आई है, जिसमें पुरानी कॉज लिस्ट को मनसूख कर दिया गया है और नई कॉज लिस्ट में ये बताया गया है कि तमाम जजेस 13 के 13 जजेस बैठकर ये फैसला सुनाएंगे। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि काजी साहब के एक और प्लान को धचका लगा है। काजी फाइज ईसा जो ये फैसला 3 रुकनी बेंच में बैठकर सुनाना चाहते थे, लगता यह है कि जजेस अड़ गए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इसमें भी बात करते हैं कि किस तरह का फैसला आ सकता है, क्या फैसला आ रहा है, मुमकिन तौर पर क्या होगा, उस पर भी बात करते हैं। क्योंकि एक बात तो अंदर से बाहर आई है और वो ये आई है कि जब जजेस के दरमियान मीटिंग चल रही थी तो काजी फाइज साहब की शाउट करने की आवाज़ें उस कमरे से जहां मीटिंग चल रही थी उससे बाहर तक आ रही थी। चीज़ें को ठीक नहीं लग रही काजी फाइज साहब की। देखें, पहले आ जाते हैं इस बात पर कि काजी फाइज ईसा साहब ने ये 3 रुकनी बेंच के सामने क्यों लगाया था। अच्छा, हुआ ये कि जब ये कॉज लिस्ट आई कि 3 रुकनी बेंच रेगुलर बेंच के सामने लगा दिया कि वो सुनाएगा। अच्छा, माजी में भी ये होता रहा है कि जजेस अवेलेबल ना हो तो जो जज हेड कर रहा होता है उस बेंच को, वो अपने रेगुलर बेंच में बैठ के फैसला जारी कर देता है। और वो फैसला जारी कैसे करता है? अक्सर तो ये भी होता है कि जज वो कहते हैं कि जजमेंट बस हम अनाउंस कर रहे हैं और शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस कर रहे हैं और शॉर्ट ऑर्डर जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप जाके सुन लें और देख लें। लेकिन यहां पे सवाल यह था कि मुझे क्या लगा, मुझे ये लगा कि क्योंकि कल आखिरी अदालती वर्किंग डे है छुट्टियों से पहले। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अब अगर 17 जजेस हैं, क्योंकि 17 जजेस मुकम्मल हो गए हैं, तो 17 में से 5-6 सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पर रहते, बाकी कोई 4-5 जज लाहौर, कोई 4-5 जज कराची, यानी कराची के जजेस कराची में रहेंगे, लाहौर के जजेस लाहौर में रहेंगे, कोयटा वाले जजेस वहां पे बेंच बन सकता है, कोई पेशावर में बन सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ अर्सा कुछ लाहौर वाले इधर बैठे फिर वो लाहौर चले जाएं। इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। छुट्टियों का मकसद ये होता है कि अगर किसी जज ने बैरून मुल्क जाना है वो चला जाए, पाकिस्तान के अंदर वो छुट्टी करना चाहता है, कोई मसरूफियत ऐसी रखना चाहता है, वो पाकिस्तान के अंदर छुट्टियां ले सकता है। या ये होता है कि वो कम अज कम उस जो है वो उस रजिस्ट्री में रहता है, जैसे लाहौर रजिस्ट्री है कि जहां पे उसका घर होता है, फैमिली होती है, ताकि वो फैमिली को भी टाइम दे सके और साथ साथ केसेस भी सुनता रहे। इस तरह से होता है। तो अब मुझे ही लगा कि शायद क्योंकि कल आखिरी अदालती वर्किंग डे है और कल 15 से छुट्टियां शुरू हो रही हैं, 15 तो आई थिंक मंडे है, मंडे वाइज वर्किंग डे होगा और उसके बाद फिर 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी है। तो मुझे ये लगा कि शायद आज कुछ जजेस इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं। लेकिन फिर सवाल वही था, क्योंकि फिर मैंने वसीम मलिक साहब से पूछा क्योंकि आपको पता है कि वसीम मलिक साहब बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं चीज़ों पर। तो वसीम मलिक ने मुझे एक कॉज लिस्ट भेजी, जिस कॉज लिस्ट में कोई 70 सफ़ात की कॉज लिस्ट जो पूरे हफ्ते की जारी हुई थी, उसमें वसीम मलिक ने मुझे बताया कि तमाम जजेस इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मेरे लिए हैरान कौन था कि अगर तमाम जजेस मौजूद हैं तो फिर काजी फाइज साहब ने यह हरकत क्यों की है? क्यों ये काजी साहब ने किया है कि 3 जजेस बैठ के फैसला सुनाएंगे और उन 3 में से एक तो अकील अब्बासी साहब तो उस बेंच के ऐसे ही नहीं थे और नईम अफगान साहब और काजी साहब उस बेंच में बैठे हैं। तो उसमें जो ज़ाहिर है पिछले इक़्तिदार में जो बातें हो रही थी वो क्या हो रही थी, एक पहला उसमें व्यू ये आया कि ये इसलिए काजी साहब कर रहे हैं कि काजी साहब ये इसलिए कर रहे हैं कि काजी साहब ने अक्सरियत हासिल कर ली है और काजी साहब ये बताना चाहते हैं कि आई एम द बॉस और ये देखो मैं फैसला सुना रहा हूं और मैंने अक्सरियत मैनेज कर लिया है और मैं नहीं दे रहा पीटीआई को नशिस्तें, चोरों डाकुओं लटेरों को डंके की चोट पे दे रहा हूं सीटें, जो मेरा कोई कर सकता है कर ले, देख लो। तुम सारे कहते थे कि मैं अक्सरियत खो बैठा हूं, नहीं, मैंने अक्सरियत मैनेज कर ली है, मैंने जजेस को साथ मिला लिया है, जजेस मेरे साथ आ गए। पहला व्यू ये था। लेकिन फिर मेरा काउंटर सवाल ये था, जिन दोस्तों ने ये बात की, मैंने कहा मेरा काउंटर सवाल ये है कि अगर काजी साहब के पास अक्सरियत आ गई है फिर तो काजी साहब को 13 जजेस को बिठा के और बताना चाहिए कि ये मैं फैसला सुना रहा हूं, अक्सरियत मेरे साथ है, जो मेरा करना है कर लो। बड़ी तुम बातें करते थे, बड़ा तुम ये करते थे वो करते थे, कर लिए मैंने जज मैनेज, ये लो मैं दे रहा हूं फैसला कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। हाँ, ले रहा हूं मैं एक्सटेंशन, होगी मेरी एक्सटेंशन, हो करेगी मेरी एक्सटेंशन, मेरी मर्जी, जो कर सकते हो कर लो। फिर तुमको ये करना चाहिए। फिर तीसरा ये था कि तीसरा व्यू ये आया कि काजी साहब इसलिए ये इसमें सुना रहे हैं कि काजी साहब अक्सरियत खो बैठे, अक्सरियत उनके साथ नहीं है, वो नहीं चाहते कि 13 के 13 जज बैठे हों और काजी साहब जो है वो फैसला अनाउंस कर रहे हो। क्योंकि देखें, काजी साहब 13 जजेस भी अब बैठ रहे हैं ना 12 बजे, काजी साहब अभी भी काजी साहब ही जजमेंट अनाउंस करेंगे। अब पहले शायद ये वजह थी कि काजी साहब 3 जजेस के सामने इसलिए सुनाना चाह रहे थे कि वो लाइव ना हो
और दूसरा इसलिए सुनाना चाह रहे थे कि 3 जजेस में बैठ के फैसला सुना दूंगा, क्योंकि 13 जजेस में बैठ के अगर मैं अक़लियत में हूं और मैं फैसला सुनाऊंगा, जब मैं फैसला सुना रहा हूंगा तो जजेस के चेहरों पे जो मुस्कुराहट होगी, जो एतमाद होगा, जो खुशी होगी मुझे शिकस्त देने की, मेरी एक्सटेंशन का रास्ता रोकने की, तो वो बड़े मेरे लिए एम्बैरेसिंग होगा। अगर फैसला ऐसा आ रहा है तो इम्कान की बात कर रहा हूं, अभी हमें फैसला नहीं पता कि फैसला क्या है। हम तो जाहिर है फैसले के हवाले से वो बात कर सकते हैं जो बात हमने ओपन कोर्ट में महसूस की। हमने ओपन कोर्ट में क्या महसूस की? हमने ओपन कोर्ट में ये महसूस की कि काजी साहब अक़लियत में हैं, काजी साहब के साथ मैक्सिमम 6 जजेस हैं। अच्छा, एक बड़ा फर्क है, फर्क ये है कि अच्छा चौथा भी पहले आपको व्यू बता दूं, चौथा व्यू ये था कि काजी साहब दिखाना चाह रहे हैं कि मैं देखें बड़ा जमहूरी आदमी हूं, गो के मैं अक़लियत में हूं, फिर भी देखें मैं फैसला खुद पढ़ के सुना रहा हूं कि मैं अक़लियत में हूं, इसलिए काजी साहब ने 3 जजेस के रेगुलर बेंच के सामने लगा दिया। लेकिन बड़े सवाल उठ रहे थे। अब जो कॉज लिस्ट मनसूख हुई है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जजेस अड़ गए, जजेस ने कहा यार ये क्या बात है, ठीक है। अब मैं वो लफ्ज़ नहीं कहता, वो हमारे एक दोस्त हैं शफकत अली कुरैशी, वो हर बात पे कहते हैं ये क्या बदतमीजी है, ठीक है, ये बात मैं नहीं कहता। काजी साहब को उन्होंने कहा ये क्या बात है, मतलब 13 जज मौजूद है, सब बैठ के सुनाएं, आप अकेले आप वहां पे आपने रेगुलर बेंच के सामने लगा दिया, शायद इसलिए फिर कॉज लिस्ट मनसूख हुई है। अभी भी पता नहीं है, क्योंकि काजी साहब मुसलसल इस केस को लटका रहे थे, इल्तवा का शिकार कर रहे थे, समाअतें मुलतवी कर रहे थे, और दूसरी तरफ से इल्ज़ामात लग रहे थे, दावे हो रहे थे, इंकशाफात हो रहे थे कि जनाब जजेस को मैनेज किया जा रहा है, जज को थ्रेट किया जा रहा है। पीटीआई के वकला ये कह रहे थे कि हम तो एज सुन एज पॉसिबल केस ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अक्सरियत हासिल है, जजेस अक्सरियत हमारे हक में फैसला करने जा रहे हैं, जितना हम डिले करेंगे उतना हमें नुकसान है, और ये ना हो कि कोई जज टूट जाए, कोई जज प्रेशर में आ जाए, मौक़िफ़ अपना बदल ले, अपने हलफ और आइन से हट जाए, दबाव में आ जाए, तो इसलिए हम चाहते हैं जल्दी फैसला हो। अच्छा, अब हम तो ओपन कोर्ट में जो चीज़ें हमने देखी हम उस पर बात कर सकते हैं। ओपन कोर्ट में हमने क्या देखा? ओपन कोर्ट में हमने ये देखा कि जो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के साथ, उनके आइन के साथ जो जजेस हैं ना, उनका मौक़िफ़ तो कैटेगोरिकल था, क्लियर था, और वो अपने मौक़िफ़ से ज़रा भी इधर उधर होते हुए नजर नहीं आए पूरी समातों में। मसलन मंसूर अली शाह साहब मुसलसल सवाल उठाते रहे, मुतनासिब नुमाइंदगी, मुतनासिब नुमाइंदगी, मुतनासिब नुमाइंदगी। आप कैसे, जो लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है, पीटीआई वालों की मकसूद नशिस्तें चोरों डाकू लुटेरों को कैसे दे सकते हैं? मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल कहाँ जाएगा? मुनीब अख्तर साहब कमाल जज, शानदार जज, क्या बात है, आप उनकी गुफ्तगू सुने, आप उनके रिमार्क सुने, आप उनकी बात सुने, पता लगता है कि कोई लेवल है कि जैसे हम इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जजेस देखते हैं और सुन के और मज़ा आता है कि क्या जजेस हैं इनके मुल्क में। तो मुनीब अख्तर साहब के अभी वो एक लेवल है इंटरनेशनल किसी कोर्ट के जजेस। हम बहुत पीछे हैं बाकी चीज़ों में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में 4-5 ऐसे जज हैं जो इंटरनेशनल लेवल के जजेस के बराबर के हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएं आयशा मलिक साहबा। आयशा मलिक साहब, आपको पता है उनकी स्टैंडिंग क्या है, आइन के साथ उनकी कमिटमेंट क्या है, अपने हलफ के साथ उनकी कमिटमेंट क्या है। उसके बाद अतर मिनल्ला साहब, आपने सुना अतर मिनल्ला साहब मुसलसल ये कहते रहे काजी साहब को कि 8 फरवरी के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, हम रेत में सर नहीं दबा सकते, हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ है, हमने हलफ उठाया हुआ है कि हमने आइन को इंप्लीमेंट कराना है, हमने इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने का हलफ उठाया हुआ है। हमारा हलफ ये कहता है कि हमें 8 फरवरी के इलेक्शन का केस इसी बेंच के सामने लगाना चाहिए, हमें धांधली के मामला को देखना चाहिए, हमें 100 वोटो लेना चाहिए, हमें 187 इस्तेमाल करना चाहिए। और यही बात मंसूर अली शाह साहब कहते रहे कि हमें 187 का इस्तेमाल करना चाहिए। मुकम्मल इंसाफ की जो सुप्रीम कोर्ट के पास एक आर्टिकल है जिसके तहत 187 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक जा सकती है। तो यही बात अतर मिनल्ला साहब कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हम आंखें बंद कर लें, हमें नजर आ रहा है कि लोगों को अगवा किया गया, हमें नजर आ रहा है कि सब कुछ पीटीआई को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, हमें नजर आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, आइन रहा नहीं है। ये सारी बातें अतर मिनल्ला साहब मुसलसल करते रहे। उसके बाद आ जाए शाहिद वहीद साहब। शाहिद वहीद साहब की भी आपने सुन लिया रिमार्क्स, और वो भी जबरदस्त अपनी मौक़िफ़ पे बिल्कुल इधर नहीं हटे, आइन के हवाले से अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। अब आ जाए 2 और जजेस जिनको कम अज़ कम मैं इस साइड पे कंसीडर करता हूँ कि वो मतलब इस साइड पे जाएंगे। वो हैं एक हसन अज़हर रिजवी साहब। हसन अज़हर रिजवी साहब को कोई एक ऐसे ऑब्जर्वेशन बता दें जिससे आपको ये लगा हो कि वो चोरों डाकुओं लुटेरों को नशिस्तें दे देंगे और जिनको आवाम ने वोट दिया उनको नहीं देंगे। फिर आ जाएं, अच्छा गो कि हसन अज़हर रिजवी साहब के हवाले से मुसलसल बात होती रही कि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव होगा, उनको तोड़ा जाएगा, काजी साहब उनको तोड़वा देंगे, काजी साहब उनके ऊपर उनको ब्लैकमेल करवाने में कामयाब हो जाएंगे। ये इल्ज़ामात काजी साहब पे लगते रहे और ये परसेप्शन बनती रही कि काजी साहब उनके ऊपर काम करवा रहे हैं और किसी को कहेगा सबने कि यार इसको तो तोड़ के दो ना, इसे को कि मेरी साइड पे आए, यानी उसका हलफ जो भी कहता है, आइन जो भी कहता है, कानून जो भी कहता है, उसे को के बस छोड़े मेरे साथ आ जाए। साथ में जज याह्या अफरीदी साहब।
याहिया अफरीदी साहब ने एक ही सवाल उठाया, गो के ये बात साबित कर दी। पहले बैरिस्टर गौर साहब ने अदालत के सामने ये बात की थी और फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने कुछ चीज़ें दिखाई और सलमान राजा साहब ने तो सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है, गलत बयानी की है, खेल खेला है, बददयांती की है और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के साथ ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं दिया। सलमान राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड दिखाया कि हमारे तमाम जो मेंबरान जो हमारे उम्मीदवार थे उन्होंने एक एक कागजात नामजदगी पीटीआई का दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम उम्मीदवार भी पीटीआई के हैं और सर्टिफिकेट भी पीटीआई का दिया है और हमारे सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन के आरओज ने लेने से, करप्ट आरओज ने लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, यहां पे ये याहिया अफरीदी साहब ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जो रिकॉर्ड आपने हमें पेश किया है उसमें 6 लोग तो अभी भी ऐसे हैं जो जीते हुए हैं पीटीआई के, जो जिनका डिक्लेरेशन भी पीटीआई का उन्होंने दिया हुआ है, सर्टिफिकेट भी पीटीआई का दिया हुआ है, आपने उनको आजाद कैसे डिक्लेयर कर दिया है? और यही नुकता जमाल खान मुंतखिल साहब कहते रहे। अब देखें, पहले बात कर लेते हैं इन 7 जजेस की, यानी ये 7 जज तो बड़े क्लियर थे कि ये नशिस्तें चोरों, डाकुओं, लुटेरों को नहीं मिल सकती, ये नशिस्तें उन्हीं को मिलेंगी जिनके पास मैंडेट है, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है। अब आ जाएं काजी साहब के साथ जिन जजेस को कंसीडर किया जाता है। परसेप्शन ये है कि काजी फाइज़ साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुंतखिल साहब, इरफान सादत साहब, नईम अफगान साहब, एक जज कौन से रह गए, मोहम्मद अली मज़हर साहब। ये परसेप्शन है कि ये 6 जजेस काजी साहब के, 5 और छठे काजी साहब ये एक साइड पे होंगे और ये एक साइड पे। अब ये 7 के जिनका मैंने आपको बताया है, ये 7 तो बड़े क्लियर थे, यानी आपने इनके किसी एक जगह आपने नहीं देखा होगा कि इन्होंने कहा हो कि ये नशिस्तें चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जा सकती है। ये तो बड़े क्लियर थे। अब आ जाएं 7-6 से तो फिर भी बनता है। अब इन 6 पे आ जाएं, काजी साहब की एक भी ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं आई, एक लम्हे के लिए भी काजी साहब ने यह नहीं कहा कि ये नशिस्तें मैं पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में से किसी को दूंगा। काजी साहब पूरा इलेक्शन कमीशन का मुकदमा लड़ते रहे, इलेक्शन कमीशन की वकालत करते रहे, इलेक्शन कमीशन के वकील को रेस्क्यू करते रहे और इलेक्शन कमीशन के वकील को इतना काजी साहब ने जो है वो सपोर्ट किया और इतनी नंगी और गंदी उसको सपोर्ट हासिल थी इलेक्शन कमीशन के वकील को कि उसने क्या बदतमीजी की। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी वकील ने जजेस से इतनी बदतमीजी की हो जितनी इस इलेक्शन कमीशन के वकील ने मुनीब अख्तर साहब से बदतमीजी की, आयशा मलिक साहब से, खातून जज से बदतमीजी की, अतर मिर्ला साहब से बदतमीजी की। वजह क्या थी? काजी साहब की सपोर्ट। जजेस उनसे सवाल करते थे, रिमार्क्स देते थे, वो काजी साहब को देखते थे, कसम ये इनको सीधा करें नहीं, क्या बात कर रहे हैं, मतलब इस तरह की वहां पर हरकतें होती नहीं है। अच्छा, काजी साहब के एक भी ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं थी जिससे काजी साहब ने कहा हाँ अब शायद उनको अगर अक्सरियत ना मिली हो तो वो ये कह दें, कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकाल दें, कोई वो जो हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जिरगा टाइप बना दिया हो कि चलो कुछ एक कदम मैं पीछे हटता हूँ, एक कदम आप पीछे हटें, कोई और ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं, शायद मुमकिन है। गो के अहमद अदील सरफराज साहब तो कहते हैं कि काजी साहब कब्र तक पीटीआई का पीछा करेंगे और वो पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे, वो रिटायरमेंट के बाद भी चीज़ें ऐसी करते रहेंगे। वो एक्सटेंशन इसीलिए लेना चाहते हैं कि मैं अंजाम तक पहुंचा के जाऊं पीटीआई को, अपने हाथों से दफन करके जाऊं पीटीआई को। लेकिन काजी साहब कोई समझ नहीं आती कि आपने भला छीना था, आप पाकिस्तान की कौम को जाहिल समझते थे कि पाकिस्तान की कौम को निशानों का पता नहीं चलेगा, लेकिन पाकिस्तान की कौम ने बता दिया है कि पाकिस्तान की कौम जाहिल नहीं है, वो लोग जाहिल हैं जो ये समझते थे कि बल्ला नहीं होगा, मुख्तलिफ निशानात होंगे तो लोग भूल जाएंगे और पीटीआई को वोट नहीं पड़ेगा और चोर डाकू लुटेरे जीत जाएंगे। अच्छा, काजी साहब की तो एक भी ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं आई जिससे काजी साहब से लगा हो कि वो ये नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे या इधर का सोच भी सकते हैं। उसके बाद आ जाए अमीनुद्दीन खान साहब। अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले से वकला के अंदर परसेप्शन ये है कि वो दस्तखती जज हैं, वो और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 3-4 ऐसे जजेस के बारे में तासुर है, 3-4 जजेस के बारे में तासुर है कि ना उनकी वो आंखों से देखते हैं ना कानों से सुनते हैं, वो वही देखते हैं जो काजी साहब की आंखें देखती हैं, वो वही सुनते हैं जो काजी साहब सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ दस्तखती जज हैं, वो दस्तखत करते हैं। और ये आई थिंक ये टर्म जो है वो शायद बिशारत राजा साहब ने मुतारिफ करवाई है, ये पता नहीं किसने करवाई है, दस्तखती जज, कि वो कहते हैं काजी साहब बताएं दस्तखत कहाँ करने, बस वो दस्तखत कर देते हैं काजी साहब जहाँ कहते हैं। अच्छा, अमीनुद्दीन खान साहब बिल्कुल वहीं जाएंगे जहाँ काजी फैसल साहब जाएंगे, स्याह सफ़ेद दिन रात जो काजी साहब कहेंगे अमीनुद्दीन साहब के बारे में परसेप्शन ये है कि वो वहीं जाएंगे। अब आ जाए मोहम्मद अली मज़हर साहब पे। क्योंकि मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो बल्ला छीनने वाले बेंच का हिस्सा थे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इतना अच्छा जज, इतना बेहतरीन जज, इतना लाइक जज, और उसने क्या मतलब अगर वो ये करने जा रहे हैं कि अब उन्होंने तय कर लिया है कि वो उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं और वो अब काजी साहब के साथ हो गए और उन्होंने काजी साहब और काजी साहब के बाद काजी साहब के ग्रुप के साथ चलना है और उनका फ्यूचर अब काजी साहब की जो लेगेसी है उसको उन्होंने लेके चलना है, तो ये बड़ा अफसोसनाक होगा। तो मुझे तो अभी भी लगता है कि मोहम्मद अली मज़हर साहब भी काजी साहब से थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ना हो। अगर ना भी हों और काजी साहब के साथ भी खड़े रहें तब भी ये 6 हैं, 7 उधर हैं। मोहम्मद अली मज़हर साहब के बाद आ जाएँ
कौन? जमाल खान मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब के 70% रिमार्क्स इलेक्शन कमीशन के खिलाफ थे, लेकिन फिर उन पर यह भी इल्ज़ाम लगता है और उनके बारे में यह भी परसेप्शन है कि रिमार्क्स मंदोखेल साहब जो मर्जी दें, फैसला वो देते हैं जो काजी साहब देते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जी जमाल खान मंदोखेल साहब और नईम अफगान साहब का मौक़िफ़ यह है कि काजी साहब बलूचिस्तान से हमारे बड़े हैं और हमारा कल्चर यह है कि हम अपने बड़े के ख़िलाफ़ नहीं जाते। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने इलाके के कल्चर के साथ जाना चाहिए, अपने हलफ के साथ जाना चाहिए। ये परसेप्शन उनके बारे में ठीक नहीं है। पता नहीं वो इस परसेप्शन को कब अपने अमल से गलत साबित करेंगे। शायद जमाल खान मंदोखेल साहब इसी केस में जो है वो इस परसेप्शन को गलत साबित कर दें। जैसे मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि जो दूसरी साइड के साथ जज हैं, जो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के साथ हैं और आइन के साथ हैं, वो तो साथ के साथ आइन की वजह से बिल्कुल कमिटेड नजर आए। लेकिन जो काजी साहब के साथ हैं, काजी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब के बाद मोहम्मद अली मजहब साहब के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि वो किधर जाते हैं। जमाल खान मंदोखेल साहब के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि किधर जाते हैं। उसके बाद नईम अफगान साहब हैं। नईम अफगान साहब जो हैं वो भी, उनके रिमार्क्स तो बहरहाल चंद एक रिमार्क्स और सवाल तो वो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बिल्कुल खिलाफ थे। अब वो सरप्राइज़ दे दें, बड़ी हैरान कौन होगा। आखिरी जज, छठे जज, 13वें जज इरफान सादत खान साहब। इरफान सादत साहब के एक ऑब्जर्वेशन से नहीं लगा कि वो ये सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे, और ये वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई को देने का सोच भी सकते हैं। अगर इरफान सादत साहब इधर आ गए तो ये बहुत कोई मौजज़ा होगा कि वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के साथ और आइन के साथ आ गए। ये बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। तो ये सूरत हाल है। ओपन कोर्ट में जो चीज़ें थी वो 7-6 था, 7 बड़े क्लियर थे, 6 यानी उनके बारे में परसेप्शन है कि वो काजी साहब के साथ, यानी काजी साहब के साथ 5 और ये 6 हैं। लेकिन उसमें भी मैंने बता दिया है कि क्वेश्चन मार्क है मेरे नज़दीक मोहम्मद अली मजहब साहब पे और जमाल खान मंदोखेल साहब पे कि वो किधर जाते हैं, और देने के लिए तो नईम अफगान साहब भी सरप्राइज़ दे सकते हैं। अब आप देखें ना कि जो जजेस हैं काजी फाइज ईसा साहब के साथ, उनके बारे में परसेप्शन ये नहीं है कि ये इसलिए काजी साहब के साथ खड़े हैं कि इन्हें लगता है कि काजी साहब जो बात कर रहे हैं ना आइन के टेक्स्ट की, वो बात ठीक है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो बाकी 7 जजेस हैं उधर मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिन्ना साहब, आयशा मलिक साहबा, शाहिद वहीद साहब और हसन नज़र रिजवी साहब, उनके बारे में यह है कि वो कन्विंस हैं कि आइन ये कहता है और आइन की तशरीह हमें करनी चाहिए कि ये सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी और पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उस तरफ। इनके बारे में ये नहीं है कि काजी साहब के साथ जो जज जाएंगे उनके बारे में ये परसेप्शन हो कि यार ये समझते हैं कि काजी साहब आइन की जो तशरीह कर रहे हैं ना वो ठीक है। नहीं, इनके बारे में ये है कि ये इसलिए काजी साहब के साथ जाएंगे कि ये जाएंगे, बस इन्होंने जाना है उनके साथ। इनकी कोई मजबूरी है, इनका कोई कमिटमेंट है, इनका कोई तल्लुक है, इनका ग्रुप है, इन्होंने अपने आप को काजी साहब की कश्ती में बिठा लिया। इनको लगता है कि इनका फ्यूचर काजी साहब के ग्रुप और उनकी सोच और अप्रोच के साथ है और उन जमातों के साथ है जिनको काजी साहब के फैसलों से जिन जमातों को सपोर्ट मिल रही है। इनके बारे में ये परसेप्शन है। लिहाजा मैं अभी भी समझता हूँ कि काजी फाइज़ के ग्रुप में जिन जजेस को कंसीडर किया जा रहा है, मेरे नज़दीक जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहब साहब पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि वो सरप्राइज़ दे सकते हैं। नईम अफगान साहब भी दे सकते हैं। इरफान सादत साहब अगर देंगे तो मैं मौजज़ा समझूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर काजी साहब अकेले भी रह जाए ना, अगर काजी साहब अकेले भी रह जाए, एक जज उनके साथ उस वक्त भी खड़ा रहेगा ना, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। तो ये सूरत हाल है। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ज़रा तवील हो गई हैं। अब कल 12 बजे देखते हैं कि अब मुझे लगता है कि ये लाइव भी प्रोसीडिंग होगी। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।